कि लोकपाल एक्ट को जो है लागू करो और यहाँ लोकपाल अधिनियम जो है लागू करवाइए। क्योंकि अभी जो छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम शायद 2002 लागू है, उसमें एक तो क्या है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है कि वो दंत विहीन सांप है, वो किसी को भी जो है पनिश करने का उसको डायरेक्ट पावर नहीं है। और अग्रवाल जी, मैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो हमारे पास अभी जो शक्तियां हैं, जो जी हमको सर, अधिकार मिले हैं, उससे क्या भिन्नता है जन लोकपाल बिल में, जो हमको अतिरिक्त शक्तियां हमें हमें अधिकारों को देंगी? बहुत बहुत कुछ ही सही बात आपने पूछा, एकदम सटीक बात। देखिए, जो अभी नया जो लोकपाल एक्ट अन्य मॉडल आएगा, उसमें क्या है कि अधिकारी को डायरेक्ट कस्टडी लेने का और उसकी संपत्ति को जो है सीज करने का और जो है उसको डायरेक्ट चलानी कार्यवाही करने का अधिकार है। और जो पुराना लोकपाल बिल था, जो समझ जाइए कि दंत विहीन था, उसके अंदर में गवर्नमेंट को वो लोग अनुशंसा करते थे और गवर्नमेंट को अनुशंसा करने के बाद वो रद्दी की टोकरी में जा करके जो है समाहित हो जाता था। इसलिए पूरे हमारे जितने साथी हैं, पूरे तन बन ताकत के साथ अन्ना जी वाला लोकपाल बिल को अपने अपने स्टेट में भी, और उसकी नियुक्ति जो लोकपाल बनेगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, शायद मध्य प्रदेश में बन चुका है, शायद मुझे ऐसा है, क्योंकि अभी उन्होंने 4 दिन पहले एक लोक सेवक के यहाँ छापा मारा था लोकपाल वालों ने, तो उसके यहाँ से नकदी बरामद किए और उसको कस्टडी में भी लिए, डायरेक्ट जेल भेजे। तो हम लोगों को सूचना का अधिकार के जो दस्तावेज आते हैं, जैसे कि हास्य व्यंग्य में और हंसी मजाक में, भाई साहब हमारे बड़े भैया राज मिश्रा जी ने कहा कि हम चटनी बना करके खाते हैं करके, तो हम लोगों को दरअसल उस कागज को हम लोग करेंगे क्या। पहला तो ये कि अपन जो है मीडिया में चेहरा चमका करके एक ब्रांड के रूप में बन जाए। दूसरा जो है अपन उसका एप्रोप्रिएट, उसका जो फोरम है, जो लोकपाल एक्ट हम लोगों को बना है, उसमें जो है हम लोगों को शिकायत करना है। इसके लिए प्रशांत भूषण जी ने पिटीशन भी लगाया है कि इसमें भी फिर वही बात आ रही है कि लोकपाल वो लोग ऐसे आदमी को बनाएंगे जो उनका गुलाम हो, और गुलाम हो तो फिर वही हम लोग ये इसी तरह के जुर्म में बैठे रहेंगे कि जो है क्या करे, लोकपाल तो कार्रवाई नहीं करता और सिर्फ जो है प्रतिवेदन मांगता है और जो है जांच में मतलब कुछ होता नहीं। इसलिए हम लोगों को जो पूरा दबाव कंसंट्रेट ये होना चाहिए कि जो अन्ना मॉडल वाला जो लोकपाल बिल है उसको केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी इन्फोर्समेंट कराने के लिए हम लोग दबाव डालें। और सर, ये जन बहुत ज्यादा लोकपाल में कौन कौन सदस्य रहेंगे, किस तरीके से जनता की उसमें पकड़ बनी रहेगी, ऐसा जनता की कोई उसमें, प्रावधान है इसमें? नहीं नहीं, देखिए प्रशांत भूषण जी ने और इन लोगों ने जो लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो बोला था, वो उसमें उन लोगों ने ये कहा था कि जो है जनता से रेफरेंडम के माध्यम से या एक पारदर्शी तरीके से जो है लोकपाल की नियुक्ति की जाए, लेकिन उसको जो है गवर्नमेंट ने नहीं माना। गवर्नमेंट ने, जैसा कि उनका अपना स्टाइल है, सूचना आयुक्त का, निर्वाचन आयुक्त का और लोक आयोग का, उन्होंने अपने स्टाइल को जो है रखा कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ एक नेता सॉरी एक मिनट, नेता हेलो। प्रतिपक्ष और एक जी संसदीय दल के एक मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल, उसके हेलो हिसाब से उन्होंने। जी सर। जी, कोई मित्र बोल रहा चाह रहे हैं? जी सर। गैलेक्सी एक ई मिनट बस, टेन एक एक सेकंड, फिर मैं खत्म करूंगा, है ना। जी। तो उन्होंने भाई अपना स्टाइल जो है लगा अपना करके वो एक्ट में। उसको खोले क्या? अपना भी लगा। हाँ एक मिनट बस, एक मिनट एक मिनट, है ना, बस वही अपना ही उन्होंने जो है लोकपाल की नियुक्ति के लिए हाँ, उन्होंने अपना ही फार्मूला लगा दिया है, उसमें भी जो है कुछ होना जाना नहीं है जब तक जो है उसका फेयर सिलेक्शन नहीं होगा। फेयर सिलेक्शन इन द मीन्स जो है कि विज्ञापन के माध्यम से सारे लोगों को आमंत्रित कराएं और आमंत्रित करा करके जो है उसमें कमेटी बना करके फेयर सिलेक्शन हो। अभी का सिलेक्शन प्रोसेस ये है लोकपाल का कि मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री प्लस जो है चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ जो है लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, जैसा मुझे मालूम है। और कोई अमेंडमेंट हो गया होगा तो नहीं जानता। आप तो लोगों सर ने मेरी इसके बात बाद सुनी इसके लिए धन्यवाद। ईओ डब्ल्यू और लोक जी आयोग या अन्य जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसकी तुलना अगर हम लोकपाल से करें तो उसमें क्या अंतर रहेगा, मुख्य अंतर? नहीं, जी, मैं ईओडब्ल्यू और एंटी अनिल करप्शन अग्रवाल में साहब के जो, बात को थोड़ा सा, जी सर, मैं राज जी राज मिश्रा, जी बोलिए। ये जी 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 अनिल अग्रवाल जी के बात को थोड़ा सा ना और आगे बढ़ा दूं।
मैं इसमें बहुत स्तर तक भिड़ा हुआ हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जो लोकपाल है, इस लोकपाल के पास केवल ये अधिकार है कि वो उसी संस्था से, किसी पुलिस के पास, आप पुलिस के खिलाफ अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो वो पुलिस से ही जांच कराएगा, पुलिस के बड़े अधिकारी से जांच करा के अगर जांच में ये बात उसको महसूस होता है कि ये पुलिस अधिकारी ने गड़बड़ी की है, तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार को केवल अनुशंसा कर सकता है कि आप उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। इस लोकपाल संस्था का काम खत्म। हमारे यहां जो लोक आयोग कहते हैं उनका काम खत्म, बस केवल इतना ही काम है। लोकपाल यदि आ जाता है ना, मैं आपको इसमें एक चीज और बताऊंगा तो हंसी आएगी आपको। मेरे पास जो जानकारी आई हुई है और मैंने हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में रिट लगाया हुआ है, वो ये है कि 2006 से लोक आयोग ने राज्य सरकार के खिलाफ 163 बड़े अधिकारियों के खिलाफ अनुशंसा करके रखी है राज्य सरकार के पास 2006 से 163 अधिकारी। लेकिन राज्य सरकार ने आज दिनांक तक ये निर्णय नहीं किया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। और उनमें से 163 में से मुझे लगता है कि करीब करीब 100 लोग, 90 से ऊपर लोग रिटायर हो चुके हैं। अब वो कोई जो रिटायर हो जाएगा, किसी अधिकारी के खिलाफ आप 3 ही कार्रवाई कर सकते हैं ऐसे मामलों में, या तो उसको बर्खास्त कर देंगे, उसको घर भेज देंगे, नौकरी छीन लेंगे, उसको छोटे पद पर अवनत कर देंगे, या उसको उसका वेतन वृद्धि रोकेंगे। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो व्यक्ति, जो अधिकारी रिटायर हो गया, 90 अधिकारी, उन अधिकारियों को आप ना तो पद से बर्खास्त कर सकते हैं, ना उनको पद से छोटे पद पर ले आ सकते हैं, ना उनको वेतन वृद्धि रोक सकते हैं। लेकिन तब से अब तक मामले पेंडिंग है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो बॉडी है ये एक्टिंग कमीशन होगी, ना कि रिकमेंडरी बॉडी होगी। जैसा कि आज तक पहले होते आया है कि सरकार रिकमेंडरी बॉडी बना देती है लेकिन कार्य और ताकत अपने पास रखती है। अब वो ताकत सीधा आयोग को मिल जाएगी। मिश्रा जी, अग्रवाल जी, जी, आपका सोचना ठीक है जी, आप ठीक सोच रहे हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, जो अन्ना हजारे जी की जो कमेटी ने मिलकर जो ड्राफ्ट पॉलिसी बना के सरकार को दिया था, उस ड्राफ्ट पॉलिसी और लागू हुए अधिनियम में अंतर शेष रह गया है, जिस चीज के कारण से उसे कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है दिल से। देखिए, हमारे देश में कानून, जी अग्रवाल जी, हमारे देश में कानून बहुत है, लेकिन उस कानून को कानून सम्मत रीति से पालन करने के लिए एक भी संस्था नहीं है। ये जो आईपीसी है ना, आईपीसी मूलतः आईपीसी पर न्यायपालिका और ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये सही ढंग से काम करने लगे तो केवल आईपीसी इस देश का कायाकल्प कर सकती है। उसके अलावा आप देखिए, आपके पास पीसी एक्ट है, प्रोविंशन एंड करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। कहां कार्रवाई? उसका पुस्तक दिखा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में खूब छापे पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इतने छापे पड़ने के बाद भी मध्य प्रदेश में कितने भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की सजा होती है और वो जेल जाते हैं, उनसे संपत्ति जब्त होती है। जी सर, ये जो आयोग, जो जैसे मानव अधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, इनके जो आयुक्त होते हैं, जो एक तरीके से सेमी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सीधे न्यायालय को छोड़कर, इन लोगों को क्या लोक सेवक मानते हुए लोकपाल इन पर भी कार्यवाही कर सकता है? यदि लोकपाल, अन्ना जी वाला लोकपाल लागू हो जाता है ना यथावत, तो इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच हो सकती है। लेकिन नहीं हुआ है वो। तो सर अभी जो राज्य सरकार कर रही है, जो अभी लागू हुआ है कर रही है ना केंद्र सरकार कर रही है। जो अभी लागू हुआ है अधिनियम, उसमें किस किस लोगों को इसके दायरे में लिया गया है?
एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुने प्लीज। देखिए, अभी के जो सिचुएशन है वो छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 उस पर रन करता है। उसको कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ जो है विभागीय कार्यवाही के लिए, जो पुस्तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, विभागीय कार्यवाही के लिए जो है वो अपना अभिमत देता है। ठीक है, उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आप जो है उस पर मतलब 15 दिन के अंदर में उसके लिए विभागीय कार्रवाई होगा, 10 साल लगेगा कि 1 युग लगेगा कि 1 सहस्त्र युग लगेगा, विभागीय कार्यवाही के लिए ऐसा कोई बंधनकारी नहीं है। ठीक है, तो अभी का जो छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 जो रन कर रहा है बूढ़ापारा के अंदर में, उसकी स्थिति मैं आपको जो है बता रहा हूं। ठीक, अब जो नया जो लोक आयोग अधिनियम जो इन लोगों ने सो कॉल्ड जो लाया है, उसमें जो ये वाला अधिनियम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसमें जो है रिश्वत लेने पर 13(1) और 13(1)(d) के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने पर, इस पर मतलब मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि इसकी सजा पहले 3 साल थी तो तुरंत जमानत हो जाता था, तो उसकी सजा श्रद्धेय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने 7 साल कर दिया है। तो आजकल कम से कम 40 दिन से पहले जो है ट्रैप केस में जमानत नहीं होती और बर्खास्तगी तो तय है। एक लड़ाई तो जो है थोड़ी सी हम लोगों ने 0.01% जीता है। तो जैसे जो नया लोकपाल आएगा तो नया लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा, उस पर जो जहां तक मुझे मालूम है, भाई साहब भी हैं वो भी बताएंगे, राज मिश्रा जी, उसकी नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को, कैबिनेट का एक सदस्य, संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एंड चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ का था, ऐसा जो है मैं सुना हूं। उस पर मैंने बहुत सारे करस्पॉन्डेंस किए, बहुत सारा जो है उसमें लिखा पढ़ी किया, उसको भी ये लोग नहीं ला रहे हैं। उस लोकपाल अधिनियम में इतना पावर रहेगा कि अगर आप फोन करोगे कि सर ये पटवारी के पास में इतनी इतनी संपत्ति है, तो तुरंत वो जो है बिना किसी की अनुमति के जा करके रेड करेगा। अभी की स्थिति है ये वाले अधिनियम में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, जैसे अगर अभी आप फोन करेंगे ईओडब्ल्यू में आनंद नगर के कार्यालय रायपुर में कि सर ये जो रामलाल उइके पटवारी है मेरे से 70,000 रुपए मांग रहे करके, तो वो आपको पहले बुलाएगा। बुलाने के बाद वो बोलेगा कि आपको एक टेप देगा, टेप देने के बाद जो है बोलेगा कि आप उससे बात करो, फिर बात करके जो है उसको एविडेंस लेगा, एविडेंस लेते ही जो है उधर का एक जो है उनका सिपाही जाके बता देगा अनिल अग्रवाल है तो टेप कराने वाला है बे, समझ जाते कल हवाला करत हस कि तो भेजन जेल, तो तुरंत बोल देगा अरे नहीं मालिक ये पैसे रख भाई छोड़, ऐसे तुम मतलब महीना देते हो यार काबर तुम तंग करत हो। फिर वो क्या एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, रोज रोज का जो है इनका। उसके बाद आप गए कि सर ये देखो बात कर लिया करके, बात किए, कोई ना कोई आपको कारण बता करके जो है वो बोल देगा कि अरे वो इसमें एविडेंस नहीं आ रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, फिर जो है आपको घुमा देगा और इतना कर देगा कि ठीक है मैं उसको बोल देता हूँ। लेकिन अगर आप एकदम कोई पावरफुल घराने के हो, 2 4 10 विधायक आपके साथ है और उसने जो है आईजी को बोलिए नहीं ये पटवारी साले जेल भेजो ट्रैप करके करके, तुरंत 5 मिनट के अंदर बोलेगा चलो फोन में बात कर, पटवारी की बात कर, पटवारी की बात किया, तुरंत जो है उसको पैसा लिया है, तू साला सिंघानिया जी को तंग क्यों करता है, बार बार तेरे को पैसा दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या, ऐसा करे, बोल नहीं सर ऐसा तू आज की डेट में कर रहा है कि कल तेरे बिल्कुल तुरंत जाके उसको ट्रैप करके हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगा करके उसको 13(1) और 13(1)(d) के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते। लेकिन जैसे ही आपके पास में लोकपाल अधिनियम आएगा, लेकिन उसके पहले एक चीज और बता रहा हूँ, मतलब कोई भी लोक सेवक के यहाँ छापा मारने से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश से उनको परमिशन लेना जरूरी रहता है। जैसे अगर रायपुर में उनको जो है किसी रायपुर जिले के अंदर में किसी के यहाँ अगर उनको छापा मारना है तो रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभी कोई XYZ जो भी होंगे उससे वो लिखित परमिशन रात को बंगले में जा करके लेते हैं। हालांकि वो पूरा कागज में जो है साहब दस्तखत करके रखे रहते हैं, उनको लगता है अपना आदमी नहीं है करके, कोई बहुत इन्फ्लुएंसिव आदमी नहीं है तो जो है दे देते जाओ छापा मारो करके। सर अग्रवाल जी लेकिन लोकपाल थोड़ी देर अधिनियम, जी सर
थोड़ा सा आपको लोक विराम आयोग देना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि और भी साथी जो और राज्यों से जुड़े हैं उनके भी जी कुछ सर, अनुभव साझा आए, क्योंकि हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ की तरफ से तो हमने अपनी बातें रखी, क्योंकि ये जी हाँ, राष्ट्रीय मंच है, तो हमें कोशिश बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए कि अन्य राज्यों में भी हाँ, कुछ उनके भी स्थिति क्या प्रदेशों है। के भी विचार हम सुने, जी। तो खासकर मध्य प्रदेश के। गैलेक्सी A10 बहुत देर से अपने मोबाइल को अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर आप? ठीक है, तो अगर आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। अशोक गोयल जी, आप कुछ इस मामले में बता सकते हैं? आप भी शायद इस बारे में कुछ जानते हो। अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी, पालीवाल साहब, केला पालीवाल साहब। नो सर, सॉरी सर, सॉरी सर, जी सॉरी। सर, आप कुछ बता सकेंगे हमें जन लोकपाल बिल के बारे में, आपके कुछ अनुभव साझा कर सकेंगे? नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा सर। और और कोई मित्र जिन्हें कुछ भी जानकारी हो या अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में कुछ हमें बता सके? गोयल जी प्लीज सर। आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ ये स्क्रीन पे। नहीं, मेरे को देखिए, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में इस तरीके का कोई कानून अभी जहां तक मेरी जानकारी है लागू नहीं हुआ है। लेकिन मेरी सोच अपनी ये है कि कोई कानून हमारे पास हो चाहे ना हो, लेकिन जहां भी जिस भी महकमे में जिस भी डिपार्टमेंट में हमें कुछ भी काम कराना है, तो उनको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है अपने आप को अनाड़ी बोल रहा है, ये अनाड़ी नहीं है। मैं बड़ी नम्रता से सब जगह पेश आता हूं। अगर आप मेरे को इजाजत दें तो 1982 का छोटा सा किस्सा आपको बता दूं। ठीक है इजाजत है? सर। हाँ बोलिए सर। 1982 में मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में काम करती थी, हरियाणा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। अभी उसने रिजाइन नहीं दिया था। बगैर दान दहेज की शादी हुई थी। मुश्किल से 40-50 लोग थे शादी में। तो हमने उन्हीं दिनों मेरे को जर्नलिज्म के एग्जाम देने जयपुर जाने का सूचना आ गई। तो मैंने पत्नी को कहा आप भी साथ चलिए। तो किसी से पता करा कि जयपुर में कौन सी अच्छी जगह है, लोगों ने बता दिया गनगौर होटल में टिक जाओ जाके। हमने मियाँ बीबी ने अपना तामझाम उठाया और वहां जाके गनगौर होटल में टिक गए। गनगौर होटल का किराया था उस जमाने में 125 रुपए। आज आपको 125 रुपए बहुत कम लगता होगा, उस जमाने के 125 रुपए 12,500 रुपए के बराबर थे। हम एक दिन तो टिके। मुझे लगा ये तो 12,500 रुपए जो मैं दे रहा हूँ 125 रुपए के रूप में, मेरा तो दिवाला पड़ जाएगा, 15 दिन मेरे को यहाँ टिकना है। मेरी पत्नी ने मेरे को बताया कि हम सरकारी गेस्ट हाउस में 5 या 6 रुपए रोज में टिक सकते हैं। तो मैंने कहा उसका क्या नियम है? कहती है सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। मैंने कहा तू तो है सरकारी कर्मचारी। कहती है चलो चलते हैं फिर। हम पास में ही ढूंढा तो एक सरकारी गेस्ट हाउस मिल गया। हमने वहां जाके निवेदन करा कि मैंने कहा ये मैडम चंडीगढ़ से आई हैं, हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में काम करती हैं, मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करने आए हैं। हमारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, अगर आपको भरोसा हो तो कमरा दे दीजिए। उन्होंने हमारे आवेदन पे हमें कमरा दे दिया। हम वहां 7 रुपए रोज वाले कमरे में टिक गए। सिंपल कपड़े मैं पहनता था, सिंपल कपड़े मेरी पत्नी पहनती थी, टी शर्ट जीन। 3-4 दिन तक हम वहां पर टिके रहे। मैं अपने सुबह एग्जाम देने जाता था, शाम को आगे पढ़ाई करता था। वहां किसी व्यक्ति कोई उनका सीनियर ऑफिसर आया, उसको लगा है छोरा छोरी यहाँ पर अयाशी करने के उद्देश्य से आए। लेकिन दोपहर को मैं एग्जाम दे के आया तो पत्नी ने कहा कि वो कोई अफसर आया था, वो आपको बुला रहा है। चलो जी। कहता जी आप कैसे टिके हुए हैं यहाँ? मैंने उसको सारी जानकारी दोहरा दी जो भी मैंने आपको बताई। कहते जी आप ऐसे नहीं टिक सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कमरा खाली कर देता हूँ। कहते हैं आपको हमारा 125 रुपए रोज या 120 रुपए रोज का किराया देना पड़ेगा। मैंने कहा आप इनके डिपार्टमेंट में फोन करो, उनसे मालूम करो कि ये मैडम आपकी कर्मचारी है कि नहीं है। अगर ये नहीं है कर्मचारी तो आप हम दोनों को जेल भिजवाओ। अब जेल भिजवाने वाली बात उनको थोड़ी पसंद आई। उनको लगा ये मामला इतना सीधा नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने डिपार्टमेंट में फोन करा था, फोन नहीं लगा। मैंने कहा बार बार मिलाओ, 10 बार मिलाओ। मैंने कहा एक काम और आपको मैं बताता हूं। दैनिक हिंदुस्तान के चीफ रिपोर्टर भंवरलाल सुराना, ये जयपुर में रहते हैं।
अब उनको फोन मिलाओ, उनको कोई एक श्रीमान अशोक गोयल जी यहाँ पर टिके हुए हैं अपनी पत्नी के साथ, वो कहते हैं मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी है, क्या आप इनको जानते हैं? मैंने कहा यहाँ तो जयपुर का फोन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं 10 दिन यहाँ टिक रहा हूँ, फिर 10 दिन उनके घर टिकूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप एक काम करें, 125 रुपये रोज के हिसाब से जमा करा दें, वहां से आप एक लेटर इशू करवा दें तो हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे। मैंने कहा जी इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा, मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको 7 रुपये रोज के हिसाब से किराया दूंगा, और अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो मेरे से पैसे लीजिए, नहीं तो मैं आपको 7 रुपये रोज भी नहीं दूंगा, आप पुलिस को बुलाइए, मेरे को अरेस्ट कराइए, और फिर मैं देखता हूं कि नियम क्या है और कायदे क्या है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि उस टाइम मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी थी और उसके अधिकार क्षेत्र में था कि किसी भी गेस्ट हाउस में वहां जाके वो टिक सके। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है कि अगर आपने कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया है तो आपको डरने या घबराने की जरूरत है। मंजेश शर्मा जी मुरैना से। गोयल साहब। जी सर। जी सर। तो गोयल साहब, अनुमति हो तो कुछ प्रश्न पूछूं आपसे? जरूर। अशोक गोयल साहब, राज मिश्रा, छत्तीसगढ़। जी बताएं। जी जी, ये जो आपकी पत्नी सरकारी कर्मचारी थी, और क्या आपके पत्नी के गवर्नमेंट जिस संस्था में सर्विस करती थी उसमें ऐसा लिखा था कि सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ सरकारी गेस्ट हाउस में रुक सकता है? लिखा हुआ था। देखिए क्योंकि मुझे लगता है कि 1982 में आपकी शादी हुई थी। जी जी जी, 1982 में आपकी शादी हुई थी। आपके सर्विस बुक में, आपकी पत्नी के सर्विस बुक में तो आपका नाम चढ़ा नहीं होगा उतना जल्दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और ये बात को अभी अपनी सभी मित्रों को क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका परिवार का, यदि जैसे मेरी पत्नी गेस्टेड ऑफिसर हैं, उनके सर्विस बुक में मेरा नाम चढ़ा है, यदि नहीं चढ़ा है तो मुझे एक एफिडेविट, मेरी पत्नी को एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली 15 दिन पहले मेरी शादी हुई है और मेरे सर्विस बुक में मेरे पति का नाम नहीं चढ़ा हुआ है। लेकिन इस रूल रेगुलेशन के हिसाब से इस रेस्ट हाउस में, सरकारी रेस्ट हाउस में, मैं अपने परिवार के साथ टिक सकती हूं। और आपको बता दूं, सूचना के अधिकार से जोड़ के इसमें परिवार के सदस्य, मतलब आपके मामा का, फुआ के, फूफा के, चाचा का, सूचना के अधिकार में ये बात आती है कि मैं आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसमें यह कहा गया है कि आपके परिवार के निकट का रिश्तेदार कौन होता है। तो निकट के रिश्तेदार की परिभाषा, जैसे मेरी पत्नी, गोयल साहब को मैं वो सामने करके बोल रहा हूं कि अगर गोयल साहब की पत्नी किसी सरकारी जॉब में है, मान लीजिए कलेक्टर हैं, तो उनको अधिकार है, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी रेस्ट हाउस में रुकने का अधिकार है। परंतु परिवार के सदस्य में क्या मामा, फूफा, फुआ, फूफा के मामा, ये सारे लोग आते हैं? सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं को यह जानना चाहिए कि कोई सरकारी कर्मचारी, यदि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह अगर चाइना यात्रा पे गए हैं तो चाइना यात्रा में उनके निकट के, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मिश्रा जी। गोयल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मिश्रा जी की नहीं आ रही। मिश्रा जी का आवाज मुरैना से। मिश्रा जी आ रही है क्या आवाज आपको? आप मेरी आवाज आपको? आ रही है सर, आ रही है, अब बोलिए सर। हाँ हाँ, तो ये हम लोग आरटीआई कार्यकर्ताओं को ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा आज ये प्रश्न आया अशोक गोयल साहब की तरफ से कि हम आरटीआई एक्टिविस्ट को ध्यान रखना है कि ये सरकारी कर्मचारी अपने रिश्तेदारों के नाम से किस किस व्यक्ति को ले जाते हैं। हमारे तो मित्र हैं अशोक गोयल साहब, इनकी पत्नी के नाम से ये टिक गए वहां, लेकिन क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने दूर के रिश्तेदारों को भी निकट का रिश्तेदार बना के ले जाता है, किसी सरकारी काम का फायदा दिलवाता है? तो इस पर
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध भी बनेगा। जी जी, मंजेश शर्मा जी मुरैना से, मंजेश शर्मा जी मुरैना से। जी सर, नमस्कार सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा ये निवेदन था कि जैसे अपन जन लोकपाल बिल पे अपन बात कर रहे हैं और ये चलो अपने देश में लागू भी हो गया। इसमें थोड़ी सी जो कमियां हैं वो जनरली मैंने जो सुनी है वो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा कि मान के जी। चलिए जैसे कि कल पांडे जी बोल रहे कि नियति कैसी है जो अपने सिस्टम में आ रहे हैं, अगर उनकी नियति खराब है ना तो कोई भी अपन कानून बना ले वो बेकारी हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये जन लोकपाल बिल अपने देश में लागू हो गया, अब उसमें बैठने वाले जो लोग हैं वो आ गए मान के चलिए खराब। अब वो खराब आ गए, अब उन पे ताकत तो इतनी आ गई, अपन ने पूरी ताकत दे दी उन्हें कि वो प्रधानमंत्री जो भी हैं सीएम वगैरह सब पे छापे मार सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो खराब व्यक्ति हैं तो वो तो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे ना, तो उस पे वहां पे जो रोक लगाने की अपन वो बातचीत कर रहे हैं कि भैया अगर ये कुछ गलत करें तो ऐसे ऐसे उनमें वो हो जाए, तो ये प्रोविजन कुछ भी नहीं रखा उनने। तो जब तक अपन वो नहीं रखेंगे तो हो सकता है वो खराब करने लगे, पूरे सिस्टम को ही खराब कर दें। वो हो सकता है कोई ईमानदार व्यक्ति हो, तो हो सकता है कोई सामने वाला व्यक्ति जैसे भी वो तिगड़म बना के और उसको फंसा दें, है ना। तो कुछ ना कुछ तो वो रखनी पड़ेगी। ये इसमें सबसे बड़ी जो कमी आ रही है, इसलिए गवर्नमेंट भी आगे नहीं बढ़ रही कई जगह की, और गवर्नमेंट तो इसलिए भी नहीं बढ़ रही कि उसकी भी कमियां इसमें निकलेंगी तो इसको वो आगे रख देते हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक जैसे छत्तीसगढ़ से अपने काफी सारे विद्वान लोग हैं, तो मेरा एक निवेदन था कि एक छत्तीसगढ़ में मैंने जो पढ़ा था, पता नहीं वो सही है कि नहीं है, मैंने नेट से ही एक समाचार पढ़ा था कि वहां पे एक कानून पास हुआ था कि अगर मान के चलिए कोई लोक सेवक पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए, तो उसके सीनियर जो ऑफिसर होगा उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि इसे बंद कर दिया, मतलब हो सकता है इसमें कुछ कमियां थी। तो अगर ये ज्यादा हो जाए ना तो सब सीनियर ऑफिसर अपने जूनियरों को बोल देंगे भैया ये करना नहीं है, नहीं तो मैं भी फंसूंगा और मैं कार्रवाई करूंगा। अगर ये हो जाए तो ज्यादा पावरफुल है सर, जो बहुत मैं बढ़िया समझता होता है। हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया थैंक यू आपने सर। समाधान बताया। मंजेश शर्मा जी, बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। मंजेश शर्मा जी, एक बात आपको बता दूं इस क्रम में कि देखिए, हम जो अधिकारी और कर्मचारी, हमारे एक वक्ता जी थे जो बता रहे थे कि अगर अच्छा जनप्रतिनिधि हम भेजें, देखिए जो अधिकारी और कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि किसी भी पद पे हो, वो अगर उसकी नीयत सही होती है, आप याद करिएगा मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर, ग्रामीण परिवेश की कहानी है, और उसके पंच बेहद ग्रामीण थे लोग, आज के अति महत्वाकांक्षी और पढ़े लिखे लोग नहीं थे। लेकिन आप देख के देखिए कि मानवता किस तरह की है उनमें, कि उन ऐसे गरीब, अनपढ़ और ग्रामीण परिवेश के लोगों में भी न्याय करने की कैसी क्षमता होती थी। अलगू चौधरी आपको याद होंगे अच्छे से। उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी है नमक का दरोगा। ये न्यायपालिका के क्षेत्र में अगर कुछ जानना हो ना, तो इस कहानी को दोनों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। यदि आप कहें तो मैं कुछ और किताबों का नाम लूं, कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के किताबों का, जिसको आप पढ़ के दंग रह जाएंगे कि सर। इसमें मेरा एक निवेदन है सर, लगभग 5 मिनट में ये कार्यक्रम जो है समाप्त होगा, जिसके बाद इसको कंटिन्यू करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। और हम जन लोकपाल बिल पे निश्चित तौर पर एक सेशन जरूर रखेंगे, तो हम कई मुद्दों पर उस दिन भी बात करेंगे। आज हम एक बेसिक्स समझ के लिए जो आपस में मित्रों में है, उसको हम लोग सलाह मशवरा के लिए आए हैं। तो मैं राजेश ठकराल जी को बोलता हूं कि वो कुछ बताएं पंजाब के बारे में। राजेश ठकराल जी। ठकराल साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बहुत देर से। और कोई साथी जो अन्य राज्य से कुछ हमें बता सके। गुलेरिया साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, गुलेरिया साहब। गुलेरिया साहब चंडीगढ़ से, हिमाचल प्रदेश में। सर कुछ अगर आप बता सके, कोई और मित्र।
कोई हेलो मित्र अगर बोलना चाहे। हेलो हाँ ठकराल देवेंद्र सर जी, जी आ रही ठकराल है सर आवाज बोलिए। मेरी? आ रही है सर अशोक, बोलिए। हाँ, अशोक गोयल जी ने जो बात बताई थी उसके अंदर मैं थोड़ी और बात बताना सर चाहता हूँ जो सभी मैं आपसे आरटी बोलना एक्टिविस्ट के चाहूंगा लिए। कि हाँ हम जी विषय संगत बात करते हैं कि विषय सर, संगत जैसे कि वो अगर आप लोकपाल पे कुछ अगर बता सके, साझा कर एक सके। जो जो चीज मैं बता रहा हूँ सभी आरटी एक्टिविस्ट के लिए बड़ी जरूरी है। ये एक तरह से करप्शन हर डिपार्टमेंट के अंदर मोस्टली कर्मचारी कर रहे हैं। जो बात अशोक गोयल जी ने बताई, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, राज मिश्रा जी आप भी मेरी बात सुन लो। जो डिपेंडेंट की डेफिनेशन है हर स्टेट के अंदर सर्विस रूल्स अप्लाई होते हैं जी। हर स्टेट के अलग अलग सर्विस रूल हैं, लेकिन सभी स्टेट के अंदर जैसे मान लो एक जेंट्स नौकरी कर रहा है, आदमी नौकरी कर रहा है, तो उसके परिवार के अंदर कौन लोग आएंगे? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता। लेकिन मान लो मेरी पत्नी सर्विस कर रही है, तो उसके परिवार के अंदर कौन लोग होंगे? उसका हस्बैंड और उसके बच्चे, मतलब उसके जो सास ससुर वो नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब बेनिफिट की बात की थी अशोक गोयल जी ने, बेनिफिट किन को मिलना है? मान लो मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी पत्नी मेरे ऊपर डिपेंड है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूं, कोई भी सरकारी बेनिफिट मिलता है। तो बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। माँ प्यो मेरे माता पिता मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। लेकिन अक्सर होता क्या है, पत्नी कोई ना कोई काम करती है तो लोग गलत डेक्लेरेशन देके उसका बेनिफिट क्लेम करते हैं। बच्चे भी कई बार 18 प्लस के हो जाते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, गलत एफिडेविट देके उसका कोई मेडिकल रिइंबर्समेंट या कोई और सर्विस बेनिफिट वो क्लेम करते हैं। ऐसा मोस्टली इम्प्लाई करते हैं। आमतौर पे मैंने देखा है। तो आप आरटीआई डाल के इस तरह की सूचना मंगवाओ। ज्यादातर जो क्लेम होता है वो मेडिकल रिइंबर्समेंट में होता है। जैसे मान लो मेरी पत्नी है, वो जॉब नहीं करती लेकिन कोई और प्राइवेट काम करती है, किसी प्राइवेट स्कूल में लगी है, तो वो बीमार होगी, उसका मैंने कोई ऑपरेशन करवाया, तो मैं क्या करूंगा, एक एफिडेविट दूंगा भी ये पत्नी मेरे ऊपर डिपेंड है, इसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं उसका जितना भी खर्चा हुआ है मेडिकल का वो सारा क्लेम करूंगा। लेकिन मैंने गलत एफिडेविट दिया है क्योंकि मेरी पत्नी तो प्राइवेट जॉब करती है। तो ऐसा एक एम्प्लाई नहीं है, मोस्टली एम्प्लाई, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लाई ये वाला काम करते हैं। तो आप सभी आरटी एक्टिविस्ट हो, आपको कहीं भी लगे भी ये आदमी ने कोई ना कोई गलत क्लेम किया होगा, तो आप एक सूचना मांगो भी इसने अपने पूरे सेवा काल के अंदर जितने भी मेडिकल रिइंबर्समेंट के क्लेम किए हैं अपने परिवार के, सभी की जो आप तस्दीक शुदा या प्रमाणित कॉपी मांग लो। बस उसके बाद आपके पास कोई ना कोई गलती जरूर आ जाएगी, क्योंकि हर एक एम्प्लाई कभी ना कभी गलती जरूर करता है। बाकी राज मिश्रा जी इस ठकराल बारे में बताएंगे। ठकराल साहब बहुत सही बात कह रहे हैं। ये सभी आरटीआई एक्टिविस्टों को जानना चाहिए कि इस तरह की गलतियां जानबूझकर सरकारी कर्मचारी अवश्य करते हैं, करते ही हैं। शायद गुलेरिया साहब कुछ बोलना चाहते हैं। गुलेरिया साहब, गुलेरिया साहब, सर शायद उन्होंने चैट्स में अपने मैसेजेस को डाला है, हो सकता है नेटवर्क उनके पास कमजोर हो। महावीर जी आप जुड़े हुए हैं राजस्थान से हमारे साथ। अनिल त्यागी जी उत्तर प्रदेश से, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? अनिल त्यागी जी। सुरेश मौर्य जी आप गुजरात से कुछ बोलना चाहेंगे स्थिति पर? हाँ त्यागी जी नमस्कार सर। मैं ये नमस्कार नमस्कार सर सभी लोगों को। सर मैं ये कह रहा था, जैसे भी रूलिंग की बात सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रही थी या किसी भी गवर्नमेंट में फैमिली की, तो मेरी वाइफ खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, अब तो रिटायर हो गई हैं। तो फैमिली पे डिपेंड करता है, हस्बैंड, बच्चे और सास जो अपने परिवार के किसी सदस्य का उपयोग करते हैं हर क्षेत्र में, तो सर उन उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध, जैसे देखिए कोई लोग अदरवाइज सर्विस में नहीं रहते हैं और परिवार से सिर्फ एक सदस्य सर्विस में रहते हैं, तो क्या उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करवा सकते हैं किसी प्रकार की, या किस प्रकार की कार्रवाई किस धारा में करवा सकते हैं जो उपयोग कर चुके हैं? इस सवाल को हम जो अपने साथी आएंगे इनसे
सर इसमें वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है वसूली की कार्रवाई की जाती है, और यदि आप फिर भी सहमत ना होते हैं तो उसमें विभागीय डिपार्टमेंटली इंक्वायरी का भी वो है कि आपने गलत तथ्यों के आधार पर ये लिया गया। पर लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर ये बता दे कि भैया मेरे को इस संबंध में जानकारी नहीं थी, तो उससे वसूली तक सीमित रखा जाता है। जितने भी रुपए का उसने बेनिफिट लिया है ना वो वापस करने होते हैं। सर मेरा सवाल उस सरकारी कर्मचारी से नहीं, मेरा सवाल है कि जो व्यक्ति उनको लेके गए, जैसे मैं आप सपोज करूँ कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में और मैं अपने मित्रों को किसी सरकारी सुविधा का लाभ दिलवा रहा हूँ, तो सरकारी जो गलत किया मैंने किया वहां तक मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, वहां तक तो मैं अपने आप को सहमत करूंगा। पर मेरा कहना है कि जो लोग मेरे साथ में दुरुपयोग किया गया है और जिन्होंने लाभ लिया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो भागीदार बने ना उसमें। कहने का मतलब है कि लाभ लेने में। सर वो जरिए किसके बने, मतलब वो एक शासकीय सेवक है ना, उसी के जरिए तो बने। लाइक मेरे साथ में कोई भी व्यक्ति जाता है और मैं कहता हूँ कि ये मेरे परिवार के हैं, झूठा बूटा बोल दिया, और मैं कोई भी चीजें जैसे मान के चलिए रेस्ट हाउस में रुक रहा हूँ, तो वो मेरे बेनिफिट पे ही तो जा रहा है। मतलब मैं उसे सुविधाएं प्रदान कर रहा हूँ, मैं मेन आदमी हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने क्या करा कि अपने पद पे रहते हुए अपने परिवार के सदस्य को निराश्रित बीपीएल जिसको बोलते हैं गरीबी रेखा में उसका नाम ऐड कर दिया और वो अभी तक उपयोग कर रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है वो अपना लाभ ले रहा है। तो जिन अधिकारी के सिग्नेचर से वो बीपीएल में जोड़ा गया है वो अधिकारी को तो हमने पनिशमेंट करवा दिया है, बट उस व्यक्ति ने जो अभी तक पिछले 10 साल से लाभ ले रहा है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाए? उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होना चाहिए ना, उसको भी तो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो लाभ। जी सर, अगर उसने अपने पद के उससे किया है ना तो उसमें सर वही धाराएं लगती हैं 420, 467, 68, 71 के अंतर्गत अपन उस पर परिवाद ला के कार्रवाई करवा सकते हैं। पुलिस में भी अपन जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और कार्रवाई हो सकती है अगर वो उसका ही व्यक्ति है। पहली चीज तो ये है कि अगर उसने शासकीय जैसे कि मान के चलिए आप बता रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसने दस्तावेजों में छेड़खानी करके और एक बीपीएल कार्ड बनवा दिया जो कि वो उसका पात्रता नहीं थी, है ना। तो वो यहाँ पे 420 और 468 और ये भी जो 67 और 71 वाली जो धारा है ना वो सब वो उस पर लागू हो जाती है, इसके अंतर्गत कार्रवाई होती है सर। तो और उसमें सर एक और चीज, पार्टी अपन उसको भी बनाते हैं जो शासकीय सेवक है, उसको भी बना सकते हैं, और जो जिन ने उसका लाभ लिया है उस पर भी अपन पार्टी बना के और कार्रवाई करवा सकते हैं सर। सुरेश मौर्य जी को मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा सर। सुरेश मौर्य जी। जी सर। हाँ सर, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, एक बार आप बोलें। सर मेरा कहने का अर्थ यह था कि अगर जैसे हम 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर में, अभी ऐसे मैं सूरत में हूँ, मैं कोई एक एप्लीकेशन लगाता हूँ किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में, अगर बाकी जो लोग मित्र हैं हमारे, अगर उनको वो कॉपी में दे देता हूँ, वो लोग भी कंप्लेन करें वहाँ जहाँ पे हैं, वहाँ से ये कंप्लेन करते हैं, एक साथ में अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 50 अर्जी 20 अर्जी जाती है उनके खिलाफ में, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि प्रशासन उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा। और उसके बाद में अगर उसके हम आरटीआई के थ्रू कॉपी निकालते हैं, भाई इस अर्जी के ऊपर में या इसके ऊपर में क्या कार्रवाई किया, तो मुझे सर ऐसा नहीं लगता कि किसी भी डिपार्टमेंट अगर 10 से 15 अर्जी जाएगी तो उसके ऊपर में कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जरूर कार्रवाई करेंगे डिपार्टमेंट के लोग। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया सर, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया मौर्य सर ने। बिल्कुल मेरा भी समर्थन है, ऐसा होना चाहिए सर, सब लोग मिलके करें, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। खान साहब ठीक रहेगा ना सर ऐसा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो एक ही जरूरी है सब करना, मिलके लड़े ना। तो आज सुरेश मौर्य जी के इस प्रश्न के साथ आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल हमारे साथ जो है राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी भोपाल से जुड़ेंगे और उन्होंने हमें बहुत ही कम समय दिया है और सूचना के अधिकार प्रारंभिक और उद्देश्य पर वो चर्चा जरूर करेंगे। तो सभी मित्रों से वो है कि आप अपनी तैयारियां रखें और प्रश्न
सीमित शब्दों में हो सके तो चैट बॉक्स में डालते भी रहें लिखकर, ताकि आपके कोई भी प्रश्न शेष ना रह जाएं। तो अगर आप अनुमति करें तो आज हम यहीं पे कार्यक्रम को रोकते हैं, क्योंकि सभी मित्र ऐसे भी जा चुके हैं और आज का कार्यक्रम नहीं हो पाया, उसके लिए मैं वापस क्षमा चाहूंगा। तकनीकी कारणों से आज का कार्यक्रम रहा, लेकिन हमने एक बहुत ही अच्छी विषय संगत चर्चा हमारी जरूर हुई है आज। हम ये भी नहीं लौट रहे हैं, कुछ जानकारी लौट। ये भी एक हमारी जो बैठक चल रही है उसके अनुरूप एक बहुत अच्छी सार्थक आज की चर्चा हुई है, जिसके लिए बहुत सारे हमारे अनुभवी जो भाई जो भी हैं माननीय सदस्यगण, इनके द्वारा नए नई चीजें बताई गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑफ ऑल। प्रणाम। अग्रवाल सर का प्रयास के लिए बहुत बहुत